साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है झारखंड पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो सेकंड पेपर आता है आपका झारखंड स्पेशल वाला, उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और जो भी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में विभिन्न परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं झारखंड स्पेशल से, उनको यहाँ पर हम लोग अध्यायवार देख रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है इसका जो झारखंड भूगोल है, मतलब झारखंड के भूगोल संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए, झारखंड जो है वो उत्तर गोलार्ध में, किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। राज्य की स्थिति यदि देखें तो 21 डिग्री 58 मिनट, ठीक है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। यह राज्य उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से घिरा है। यह देश का 28वां राज्य है और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। अगला है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला जो है गढ़वा है। गढ़वा, जिसका कह सकते हैं, जिसकी सीमा जो है आपका उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार से लगती है और आपका छत्तीसगढ़ से लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, देखिए सबसे उत्तरी जिला, हमने अभी बात की सबसे पश्चिमी जिले की, वो गढ़वा है। सबसे उत्तरी जिला साहिबगंज है। सबसे दक्षिणी जिला पश्चिम सिंहभूम है। सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल के अनुसार, पश्चिम सिंहभूम है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो है आपका रामगढ़ क्षेत्रफल के अनुसार। राज्य की जलवायु क्या है, मानसूनी उष्णकटिबंधीय है। औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता। तो पश्चिम बंगाल साझा करता है पूर्व दिशा में, उड़ीसा से दक्षिण दिशा में, उत्तर प्रदेश से पश्चिम दिशा में, परंतु मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता बल्कि छत्तीसगढ़ से करता है। आगे बात करते हैं। देखिए, इसी में एक फैक्ट याद रखिए, झारखंड में धनबाद जो है भारत की कोयला राजधानी के रूप में पहचानी जाती है। झारखंड के उत्तर से कौन सा राज्य अवस्थित है। झारखंड के उत्तर में जो है आपका बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है, बिहार राज्य अवस्थित है। अगला है, कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित। पूर्व में आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में आपका उड़ीसा स्थित है। कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर के गुजरती है। तो यह जो है आपका जो कर्क रेखा है, ये रांची जिला है, यहाँ से होकर गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा झारखंड के रांची जिले से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला है वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए, झारखंड से गुजरती है। किससे, झारखंड से गुजरती है। झारखंड पूर्वी स्थित के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये बताना है। झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है, नहीं। झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, नहीं। पश्चिम बंगाल झारखंड के उत्तर पूर्व में, ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में, नहीं, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 79,714 या 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किधर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ जो है पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पश्चिम में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है। तो आप देखें, इन चारों में से झारखंड के खूंटी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले की सीमा जो है बिहार से स्पर्श नहीं करती। तो इन दोनों की, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम, इन दोनों की सीमा नहीं मिलती है। जबकि देवघर कोडरमा की सीमा मिलती है। जबकि देवघर, कोडरमा, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, गोंडा, साहिबगंज की सीमा बिहार को स्पर्श करती है। तो झारखंड के 10 जिले जो है वो बिहार से सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार से 10 जिले आपके जो है पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करते हैं। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है छोटा नागपुर पठार में। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है।
भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है। किसमें विभाजित किया जाता है? तो ये देखिए आप, केंद्रीय पठार और निचले पठार में, केंद्रीय पठार और निचले पठार में विभाजित किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर दो प्राकृतिक विभाजनों, केंद्रीय पठार और निचले पठार में विभाजित किया गया है। अगला है, झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो धनबाद का, इन विकल्पों में धनबाद शहर का भौगोलिक क्षेत्र जो है सर्वाधिक है। उल्लेखनीय है कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम में, और सबसे छोटा रामगढ़ है। अगला है, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है जुरासिक युग में हुआ था। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 2.44% है, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है? तो ये 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्यों में 15वां बड़ा राज्य है। उत्तर से दक्षिण, यदि हम उत्तर से दक्षिण देखें कि और झारखंड का विस्तार कितना है? तो ये 380 किलोमीटर है। जबकि यदि पश्चिम से पूर्व चलेंगे, पूर्व से पश्चिम देखें तो 463 किलोमीटर है। अगला है, उच्चतर रांची का पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये 2500 से लेकर 3600 फीट तक है। पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला जो है ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। इस जिले का गठन जो है वर्ष 1990 में किया गया था। इसका क्षेत्रफल 3,533 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 79.7 लाख हेक्टेयर है। इसकी राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका है। झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो सबसे ठंडी जगह जो है वो नेतरहाट है। कौन सी है? नेतरहाट है। यह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। जो नेतरहाट है ये लातेहार जिले में स्थित है। इसे छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जानते हैं। गिरिडीह कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिला झारखंड में लगभग उत्तर छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में स्थित है। झारखंड के गोड्डा जिला कहाँ स्थित है? झारखंड का जो गोड्डा जिला है ये आपका झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में, झारखंड का गोड्डा जिला झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2110 वर्ग किलोमीटर है। चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? चतरा जिले का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है? यह क्षेत्रफल ये आपका 3,706 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। झारखंड में कुल कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो किसी देश के, ये आपका भू आबद्ध राज्य है, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,533 वर्ग किलोमीटर, 3,533 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,533 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का लगभग 2.03% है। जिले के कुल क्षेत्रफल का लगभग 53% हिस्सा अवशिष्ट पहाड़ों और पहाड़ियों से ढका है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस, स्किस्ट शामिल है। अगला है, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है? कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ? तो जो गढ़वा जिला है, गढ़वा जिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसी के बाद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। गढ़वा के उत्तर में कनहर नदी बहती है, जो इसे छत्तीसगढ़ से अलग करती है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला से इसकी सीमा अलग होती है। गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? तो गुमला जिला जो है ये दक्षिण पश्चिम भाग में, कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है गुमला जिला जिला जो है घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से आच्छादित है। 18 मई 1983 को गुमला जिला रांची के कुछ भागों को अलग करके बनाया गया था। अगला है, बसंतराई झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बसंतराई झारखंड के आपके गोड्डा जिले में, कहाँ पर है? गोड्डा उपखंड के बसंतराय सीडी ब्लॉक में एक यह गांव है आपका बसंतराई, ठीक है। झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत कितना है? तो ये 2.03% है, 2.03% है, ठीक है। झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कुल तीन कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है? तो झारखंड को कुल 4 भौगोलिक क्षेत्रों में, कितने? 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ये 4 क्षेत्र कौन से हैं? पाट प्रदेश, रांची तथा हजारीबाग का पठार, बाहरी छोटा नागपुर का पठार, और चौथा है दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र, दक्षिण वायु छोटा नागपुर पठार। अगला, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साझा करता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। तो इसमें से जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। खूंटी जिले को रांची से विभाजित करके बनाया गया था। गुमला सिमडेगा की सीमा जो है ये छत्तीसगढ़ के साथ तथा पूर्वी सिंहभूम की सीमा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ स्पर्श करती है। ठीक है। अगला है लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो लातेहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3651 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सारंडा झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है। सारंडा जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में, कहां पर, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। इस वन में, यहां पर जो वन है, इस वन में शाल का वृक्ष जो है वो सर्वाधिक है। हजारीबाग जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो हजारीबाग जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 4302 वर्ग किलोमीटर है। हजारीबाग जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कोडरमा जिले के परिधि के संबंध में, कोडरमा जिले के परिधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। तो देखिए, कोडरमा जिले के परिधि के संबंध में जो ये उत्तर खगड़िया जिला बिहार, ये गलत है। उत्तर में ये खगड़िया जिला बिहार से जुड़ता है, नहीं, ये गलत है। कोडरमा जिला झारखंड राज्य का एक जिला है तथा इसका मुख्यालय कोडरमा है। इस जिले की मुख्य नदियां जो है बराकर, बरसोटी तथा सकरी हैं, जबकि मुख्य शहर जो है झुमरी तिलैया है। कौन सा है? झुमरी तिलैया, जो आपने नाम सुना होगा वो यहीं पर है। कहाँ पर? कोडरमा जिले में। प्रशासनिक दृष्टि से कोडरमा जिला में एक अनुमंडल, 6 प्रखंड, 9 पंचायत और 577 गांव है। देखिए, दक्षिण में ये जो है हजारीबाग से जुड़ा हुआ है झारखंड के, पूर्व में गिरिडीह से जुड़ा हुआ है झारखंड के, और पश्चिम में जो है बिहार के गया जिले से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला पलामू जिले की दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है। पलामू जिले की दक्षिणी सीमा का, तो देखिए लातेहार जिला जो है ये पलामू जिले की दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है। लातेहार जिला। देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए आपको जो झारखंड का मैप है जिसमें उसके 24 जिलों को दिया गया है, उसकी बाउंड्री को दिया गया है, उसको कई बार थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा जिससे आपके दिमाग में वो मैप जो है बैठ जाए, वरना इस प्रकार से आप याद करने से बहुत ज़्यादा याद नहीं रहेगा और सही भी नहीं है ये तरीका। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले का जिला मुख्यालय निम्न में से कौन सा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले का जिला मुख्यालय निम्न में से कौन सा है। तो ये है आपका चाईबासा है। क्या है? चाईबासा है। 1990 में पुराने सिंहभूम जिले के विभाजन के पश्चात पश्चिमी सिंहभूम जिला अस्तित्व में आता है। पुनः 2001 में पश्चिमी सिंहभूम को विभाजित कर नया जिला सरायकेला खरसावा जिला अस्तित्व में आता है। अगला है चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3706 वर्ग किलोमीटर है। खूंटी जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो देखिए, कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व खूंटी जिले में स्थित है, ये कथन गलत है, क्योंकि कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है, न कि झारखंड में। तो पहला गलत है। बिरसा मुंडा खूंटी जिले से संबंधित है। खूंटी जिले की जनसंख्या 5.31 लाख है। खूंटी झारखंड का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ये तीन के तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये पत्थर और बीड़ी के लिए। किसके लिए? पत्थर और बीड़ी के लिए प्रसिद्ध है। पाकुड़ जिला पत्थर और बीड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले का क्षेत्रफल कितना? 1806 वर्ग किलोमीटर है। पाकुड़ को पत्थर की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ का मुख्य व्यवसायिक स्रोत कोयला एवं पत्थर की खदान है। अगला है सरायकेला नगर किस नदी के किनारे से। तो ये खरकई नदी के किनारे, इसलिए खरकई नदी के तट पर बसा है। सरायकेला की पहचान प्रसिद्ध छऊ नृत्य के लिए भी होती है। अगला है सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं साझा करता है। सिमडेगा जिले के साथ जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा साझा करता है। हजारीबाग जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है। देखिए, हजारीबाग का लिंगानुपात 910 है। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि इसका लिंगानुपात जो है वो 946 है, ना कि 910। तो ये कथन आपका ए वाला गलत है। हजारीबाग जिले में 2 उप डिवीजन है, ये कथन आपके सही हैं। तीसरा जो सी ऑप्शन है, हजारीबाग जिले का कुल क्षेत्रफल 4302 वर्ग किलोमीटर है, सही है। हजारीबाग सड़क मार्ग से रांची से 93 किलोमीटर है, ये भी सही है। रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो देखिए, ये जो चारों ऑप्शन दिया गया इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 5097 वर्ग किलोमीटर है। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र है ये अभ्रक के खनन के लिए काफी प्रसिद्ध है। अभ्रक अर्थात माइका के खनन के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गढ़वा जिले के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन गढ़वा जिले के बारे में सही नहीं। देखिए,
गढ़वा जिले, पलामू जिले के पूर्व में गढ़वा उप डिवीजन 6 ब्लॉकों को मिलाकर बना था, जिसे पलामू जिले से अलग किया गया। ये कथन आपका गलत है। क्यों गलत है अभी देख लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिले की जनसंख्या 13.22 लाख है, सही है। 6 मई 1924 को गढ़वा संघ बोर्ड 1922 के ग्राम प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था, सही है। जिले में केवल नगर पालिका है जो गढ़वा मुख्यालय में स्थित है, ये भी सही है। देखिए यहाँ पर 2001 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिले की जनसंख्या 13.22 लाख है। वर्ष 1924 को गढ़वा संघ बोर्ड 1922 के ग्राम प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था, सही है। जिले में केवल एक नगर पालिका है जो गढ़वा जिले में स्थित है। पलामू जिले से अलग जिला गढ़वा का गठन 3 ब्लॉकों को मिलाकर किया गया था, जो कि विकल्प ए में क्या दिया गया है, 6 ब्लॉक दिए गए हैं। 6 ब्लॉकों ने 3 ब्लॉकों को अलग करके किया गया था, ठीक है। बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 2883 या 2883 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। बोकारो जिले का गठन जो है 1991 में किया गया था। गिरिडीह जिला कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो गिरिडीह जिला जो है ये 4853.56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका मुख्यालय गिरिडीह है। इसे 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग जिले से अलग करके बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अब जलवायु संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं, तो यहाँ पर 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्र कौन से, पहला है आपका मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा है पश्चिमी पठार, तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठार। तो उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिण पूर्वी पठार। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी JAPCC अर्थात झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज योजना नहीं है, कौन सी नहीं है। देखिए पहला, विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करना है, राज्य स्तरीय भेद्यता एवं जोखिम का मानचित्रण करना है, जलवायु परिवर्तन समन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं समन करना, ये भी है। सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना, ये इसके तहत शामिल नहीं है, तो डी वाला नहीं है। आगे चलते हैं, अगला है झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30 सितंबर 2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया, वह कौन सा है, तो वह है साहिबगंज। कौन सा है, साहिबगंज है। यह झारखंड राज्य का प्रथम जिला है जहां पर सामान्य औसत सीमा से थोड़ा अधिक वर्षा प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा झारखंड में सबसे कम वर्षा जो है चाईबासा के मैदानी भाग में होती है। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है, तो ये जो है उष्णकटिबंधीय मानसून के तहत आता है। इसकी जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 140 सेंटीमीटर है और प्रदेश का ज्यादातर भाग छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खटकई एवं स्वर्णरेखा नदियों का उद्गम स्थल भी है, छोटा नागपुर पठार, जिसके जल क्षेत्र ज्यादातर झारखंड में है। प्रदेश का अधिकांश हिस्सा वन क्षेत्र है, ठीक है, जहां हाथियों बाघों की संख्या बहुतायत है। 29% जो है यहाँ पे आपका कह सकते हैं फॉरेस्ट वाला हिस्सा है। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है, तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो यहाँ पर जो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके अलावा कुछ वर्षा जो है लौटते हुए मानसून से एवं पश्चिमी विक्षोभों तथा चक्रवातों के प्रभाव से भी यहाँ पर होती है। अगला है झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो ये जो है आपका कितनी है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर, ठीक है। एवरेज निकालेंगे तो 140 आता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो पठार है, पठार पर वर्षा आमतौर पर मैदानों की तुलना में अधिक होती है। साहिबगंज, पाकुड़ और शिमेडा में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि साहिबगंज, पाकुड़ जिलों में सबसे अधिक वर्षा होती है, ऐसे भी देखा जाए तो, ठीक है। मानसून लौटते समय किस महीने में झारखंड में वर्षा होती है, तो लौटते मानसून से जो है आपका सितंबर नवंबर में, ठंडी के मौसम में होती है वर्षा, ठीक है, ध्यान रखिएगा सितंबर नवंबर में। झारखंड को कुल कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो कुल 3 कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है। राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो देखिए पहला, राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया,
ये सही है। 1991-2000 के बीच अधिकतम वर्षा हुई, ये भी सही है। आपका 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई, ये कथन आपका जो है सही नहीं है, क्योंकि बी वाला सही है तो ए सी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। 2001 से 8 में वार्षिक वर्षा में तीव्र गिरावट देखी गई, ये भी सही है। देखिए, वर्ष 1991 से 2000 के मध्य न्यूनतम औसत वर्षा हुई थी, यह कथन झारखंड के संदर्भ में गलत है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1901 से 1991 से 2000 के मध्य सभी दशकों की तुलना में सबसे अधिक वर्षा औसत जो है था ये आपका 1623.5 मिलीमीटर था हुई है, जबकि राज्य को 1956 से 1960 तक न्यूनतम औसत वर्षा प्राप्त हुई थी। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो ये नेतरहाट पठार में, नेतरहाट पठार में। ठीक है। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। झारखंड की औसत सालाना वर्षा कितनी है? तो ये 1400 है, 1400 मिलीमीटर है। अगला है राजरप्पा। अब यहाँ की कुछ नदियों के बारे में बात करेंगे। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो ये जो है दामोदर और भेड़ा नदियों के संगम पर अवस्थित है। दामोदर और भेड़ा या भैरवी कह सकते हैं या भेरा भी कहते हैं। राजरप्पा एक शक्तिपीठ है। राजरप्पा जो है, राजरप्पा एक शक्तिपीठ है। यह प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर अवस्थित, यहाँ पर प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर अवस्थित है। अगला है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में गठित की गई है। कब गठित की गई? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण किस सन में? तो 2009 में इसको गठित किया गया है। ठीक है। जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हुंडोरू जलप्रपात जो है ये आपका स्वर्ण रेखा पर सही है। जोन्हा जो है, जोन्हा राणू नदी पर है, सही है। दशोंग कांची नदी पर है, परंतु लोध जो है बराकर पे नहीं है। लोध जो है जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में बुरहा नदी पर है। किस पर है? बुरहा नदी पर, ना कि बराकर पर है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में किस ब्लॉक के गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो ये जो है भवनाथपुर ब्लॉक जो कि गढ़वा जिले के तहत आता है, यहाँ से राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है। भवनाथपुर में। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये भंडरिया है, भंडरिया ब्लॉक से। ठीक है। देखिए, कनहर नदी जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा शुरू होती है और झारखंड में भंडारिया ब्लॉक जो कि गढ़वा जिले के तहत आता है, यहाँ से राज्य में प्रवेश करती है। कनहर नदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से होती है। यह नदी झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पलामू की दक्षिण पश्चिमी सीमा का निर्माण करते हुए उत्तर की ओर बहती है। अगला है नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं किन नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो नगड़ी गांव जो है स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठारी भाग में रांची के नगड़ी गांव से निकलकर स्वतंत्र रूप से बंगाल खाड़ी में गिरती है। यह रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में हुंडूरू जलप्रपात का निर्माण करती है। जो हुंडूरू जलप्रपात है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। कोकरो, कांची व खरकई इसकी सहायक नदियां हैं। वहीं दक्षिणी कोयल की बात करें तो दक्षिणी कोयल नदी छोटा नागपुर के पठार से रांची के नगड़ी गांव से निकलकर उड़ीसा के शंख नदी में मिल जाती है और कारो इसकी जो है सहायक नदी है। अगला है झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी को किस प्रकार का अवशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? तो घरेलू अवशिष्ट इसको प्रदूषित कर रहा है। कौन सा? शहरी घरेलू अवशिष्ट। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र निम्न में से कौन सी नदियों के संगम होता है? मतलब झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में किन नदियों का संगम होता है? तो खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों का संगम यहाँ पर होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा। ठीक है। खरकई नदी जो है ये पूर्वी भारत की एक नदी है, पूर्वी भारत की। यह स्वर्ण रेखा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह जमशेदपुर के आदित्यपुर क्षेत्र से होकर बहती है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर, स्वर्ण रेखा नदी जो है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर के बहती है और बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है वो दामोदर नदी है। इसकी लंबाई 524 किलोमीटर है, जिसमें से 290 किलोमीटर लंबाई झारखंड में तथा शेष पश्चिम बंगाल में है। यह नदी बंगाल का शोक के नाम से भी जानी जाती है। यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। इसे देव नदी भी कहा जाता है। अगला है झारखंड की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? जो दामोदर नदी है इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। दामोदर नदी
झारखंड के छोटा नागपुर पठार के लातेहार जिले से निकलती है। इसके प्रदूषकों के कारण इसे जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। यह भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो दामोदर नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर का पठार है। क्या है? छोटा नागपुर का पठार से यह निकलती, छोटा नागपुर पठार के लातेहार जिले से निकलती है। ठीक है। निम्न में से किस नदी को शोक की नदी भी कहते हैं? दामोदर को कहते हैं, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है। तो इस नदी का जो दामोदर नदी का अपवाहित क्षेत्र जो है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा इत्यादि में है। बराकर नदी की बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद एवं मानभूमि है। आगे बढ़ते हैं। वहीं पंचेन नदी की बात करें तो यह नदी भी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह नदी 5 जलधाराओं पेमार, तिलैया, धनारजे, महाने और पंचाने से मिलकर बनने के कारण पंचानन या पंचाने कहलाती है। दक्षिणी कोयल की बात करें, यह नदी भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र लालरच्छा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची है। इसकी सहायक नदी कारो है। आगे चलते हैं। अगला है जो है क्यूल नदी। क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो क्यूल नदी जो है झारखंड के गिरिडीह जिले से, कहाँ से? गिरिडीह जिले से निकलती है। क्यूल नदी गंगा की सहायक नदी है। यह नदी बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 111 किलोमीटर है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र झारखंड के केवल एक जिले में है, जबकि यह नदी बिहार के जमुई, लखीसराय एवं शेखपुरा, मुंगेर जिले में बहती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? देखिए, उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, ये दोनों बहती हैं, परंतु बराकर नदी जो है ये आपका छोटा नागपुर पठार से होकर नहीं बहती है। देखिए, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची पठार है। उत्तरी जो कोयल नदी है इसका उद्गम स्थल रांची पठार है। औरंगा एवं अमानत इसकी सहायक नदियाँ हैं। उत्तरी कोयल सोन नदी में विलय करती है। उत्तरी कोयल नदी पर बूढ़ाघाट जलप्रपात है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर क्या है आपका, ये यहाँ पर सी लिखा हुआ है, ये गड़बड़ है, ए है। ठीक है। तो इनमें से स्वर्णरेखा बराकर तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, होके बहती है, परंतु जो उत्तरी कोयल है इसका उद्गम स्थल क्या है? वह है रांची पठार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिए उत्तरी कोयल नदी पर ही बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वो स्थित है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये आपका पिस्का से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल पिस्का नामक स्थान रांची के पास छोटा नागपुर से होता है। यह नदी झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल से बहती है। इसकी लंबाई 395 किलोमीटर और सहायक नदियाँ कौन सी हैं? डुलांग, कांची, खरकई इत्यादि नदियाँ। देवघर से किस नदी का उद्गम होता है? देवघर से जो है आपकी अजय नदी निकलती है। अजय नदी का उद्गम क्षेत्र मुंगेर है। मुंगेर जहाँ से प्रवाहित होती हुई यह झारखंड के देवघर जिले में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? दामोदर नदी जो है आपका झारखंड से शुरू होती है। झारखंड राज्य के लातेहार जिले से इसका उद्गम होता है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। इस नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला है स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 395 किलोमीटर है। इसका उद्गम रांची जिले के नगरी गांव से छोटा नागपुर पठार से होता है। मतलब छोटा नागपुर पठार में ही रांची जिला है और वहाँ के नगरी गांव से निकलती है। बराकर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो बराकर का उद्गम स्थान जो है पदमा है। झारखंड के हजारीबाग जिले के पदमा गांव में स्थित है। यह दामोदर नदी की प्रमुख उपनदी है पदमा। ठीक है। झारखंड की उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो झारखंड की जो उत्तर कोयल नदी है ये आपके रांची के पठार के मध्य से, कहाँ से? रांची के पठार के मध्य से शुरू होती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई जो है वो आपकी 592 किलोमीटर है। 592 किलोमीटर। इसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। अगला है झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? तो स्वर्णरेखा को, स्वर्णरेखा नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है। सोने की नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर के प्रवाहित होती है। कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? तो इसमें से देखिए इन चारों में से स्वर्णरेखा नदी जो है वो झारखंड से गुजरती है। झारखंड से इसका उद्गम रांची जिले में, नागपुर, छोटा नागपुर पठार। इसका विषय क्षेत्र जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है। अगला निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? तो देखिए दामोदर, दक्षिणी कोयल, बराकर ये यहाँ की मुख्य नदी, परंतु फाल्गु नदी जो है, फाल्गु नदी ये बिहार की है, बिहार की प्रमुख नदी है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है
गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है? तो गढ़वा जिला जो है उत्तर में सोन नदी से घिरा हुआ है, जबकि दक्षिण तथा पूर्व में लातेहार एवं पलामू जिला के साथ तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से घिरा हुआ है। झारखंड में कितनी मुख्य नदियां बहती हैं? तो झारखंड में कुल 8 मुख्य नदियां बहती हैं। ये 8 कौन सी हैं? तो ये है आपकी स्वर्णरेखा, दामोदर, खरकई, दक्षिणी कोयल, बराकर, शंख, अजय व मयूराक्षी नदी। केशो, अकटो, गुरियो, गुखाड़ा नदी किस नदी की उपनदियां हैं? तो ये जो है आपकी बराकर नदी की उपनदियां हैं। ठीक है, बराकर नदी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली नदी है। यह दामोदर नदी की एक प्रमुख उपनदी है जो बराकर है। ठीक है, तो केशो, अकेटो, गुरियो, गुखाड़ा नदी ये बराकर नदी की उपनदियां हैं, मुख्य उपनदियां हैं। दामोदर नदी कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो दामोदर नदी जो है वो पश्चिमी सिंहभूम से होकर के नहीं गुजरती, जबकि धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग से गुजरती है। और दामोदर जो है हुगली नदी की एक सहायक नदी है, जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। और दामोदर की सहायक नदियां क्या है? बोकारो, बराकर और कोनार हैं। निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो है ये दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से होता है। अगला है सोन नदी, जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? तो सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है, ये जो है अमरकंटक से, कहाँ से? अमरकंटक से शुरू होती है। ठीक है, ये अमरकंटक से निकलती है। आगे देखते हैं गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य जल स्रोतों का नाम क्या है? तो गिरिडीह जिले में यहाँ पर आपका बराकर और सकरी नदियों का विभाजन होता है। अगला है पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर आपकी स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में स्थित नगड़ी गांव में चुआ से निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है। अगला है स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर बहती है? तो हमने अभी ऊपर बात किया कि आपका स्वर्णरेखा नदी जो है ये आपका कहाँ से कहाँ तक? पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अब प्रमुख जलप्रपात, झील, बांध तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं समेत प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो रांची को जो है झरनों का शहर कहा जाता है। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। देश का झारखंड राज्य न सिर्फ खनिज संपदा बल्कि वन संपदा से भी संपन्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हजारीबाग का सूरजकुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान कितना है? 88 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फ़ारेनहाइट में 190 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, उच्च सल्फर सामग्री होने के कारण पानी का चिकित्सीय प्रभाव भी इसका है। ठीक है, अगला है झारखंड राजनीति 2011 ये जो है ये प्राकृतिक आपदा के प्रति विविधता को कम करता है। देखिए, इस जल नदी का उद्देश्य जो है नदी और उसकी पार्श्वभूमि में महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए झारखंड राज्य की जनता को अधिकतम सामाजिक तथा आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए राज्य के जल संसाधन का सतत विकास, भरपूर उपयोग एवं प्रबंधन सुनिश्चित करना है। अगला है ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने निम्नलिखित में किसके साथ जीसीए पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गेल के साथ में। किसके साथ में? गेल के साथ ये हस्ताक्षर किया गया है। अगला है ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो यह देखिए आपका धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम से गुजरेगी, परंतु पश्चिमी सिंहभूम से यह नहीं गुजरेगी। तो ये कहाँ से गुजर रही है? ये जो है पाइपलाइन झारखंड के बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवा यहाँ से गुजरेगी, परंतु पूर्वी सिंहभूम से नहीं गुजरेगी। हुंडूरू रांची से कितनी दूरी पर सड़क मार्ग है? तो हुंडूरू जलप्रपात रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में रांची से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित ये जो हुंडूरू जलप्रपात है इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर या फिट में देखें तो 322 फीट है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा तथा भारत का 10वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं। राजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है? तो ये जो है लटकती घाटी का उदाहरण है। राजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में स्थित है। यह एक प्राकृतिक मनोरम दृश्य स्थल है जो भैरवी नदी के 30 फुट ऊंचाई से
दामोदर नदी में गिरने से निर्मित होता है। भैरवी नदी गिरती है कहाँ पे? दामोदर नदी में, इसलिए इसे लटकती घाटी कहते हैं। इसी नदी के किनारे प्रसिद्ध छिन्न माता देवी का मंदिर भी स्थित है। अगला है, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो इन्होंने जो है जोन्हा जलप्रपात में, कौन से? जोन्हा जलप्रपात, ठीक है। इस झरने का नाम जो है स्थानीय गांव के नाम पर पड़ा है, जिसे गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह रांची जिले में स्थित है। अगला है कि औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़ा जलप्रपात का की रचना करता है? तो ये है आपका लोध जलप्रपात, लोध जलप्रपात, ठीक है। देखिए, लोध जलप्रपात या बूढ़ा घास जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपातों की रचना करता है। यह जलप्रपात महुआ डाढ़ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोध जलप्रपात का निर्माण बुर्रा नदी से होता है। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दशम जलप्रपात बनता है? तो ये जो दशम जलप्रपात है वो कांची नदी से, कहाँ से? कांची नदी से बनता है। प्रसिद्ध दशम जलप्रपात रांची के बुड्ढू प्रखंड के निकट, यह जलप्रपात तैमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। और दशम जलप्रपात 144 फीट की ऊंचाई से गिरता है। कहा जाता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद इसकी जलधारा 10 धाराओं में बढ़ जाती है। इसी कारण इसका नाम दशम जलप्रपात पड़ा है। कांची नदी स्वर्ण रेखा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्योंकि झारखंड जो है नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। ये जो है पहाड़ी इलाका है, ठीक है, जिसमें पहाड़ व पठार प्रमुख बाधा का कार्य करते हैं। इसके बावजूद नदियों पर छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं, जिससे नहरें निकाली गई हैं और सिंचाई की जाती है। वर्तमान में राज्य की कुल सिंचित भूमि का 30.17% जो है भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है। सिंहभूम जिला नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, मतलब सिंहभूम जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है झारखंड के, ठीक है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित? तिलैया बांध जो है ये आपका बराकर नदी पर है। किस पर? बराकर नदी पर है, ठीक है। आगे चलते, और बराकर नदी जो है आप ध्यान रखिए, बराकर नदी जो है वो दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है। मोतीझारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो मोतीझारा जलप्रपात जो है ये अजय नदी पर, किस नदी पर? अजय नदी पर स्थित है। यह प्रपात राजमहल पहाड़ी पर महाराजापुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 46 मीटर है। कोयल नदी की सहायक बूढ़ी नदी है। कोयल नदी की सहायक क्या है? बूढ़ी नदी पर स्थित बूढ़ा घाघ प्रपात झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और स्वर्णरेखा नदी पर हुंडुरु जलप्रपात भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2017 में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में गंगा नदी पर एक बहु मॉडल टर्मिनल के लिए आधारशिला रखी गई थी? जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग वन के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ये है आपका साहिबगंज में। कहाँ पर? साहिबगंज में। आगे देखते हैं, झारखंड का तेनू घाट थर्मल पावर स्टेशन, झारखंड का तेनू घाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका बोकारो में, कहाँ पर है? बोकारो जिले में स्थित है, ठीक है, तेनू घाट बांध के पास। अगला है कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित? तो कोनार कुंड प्रोजेक्ट जो है ये गिरिडीह में है। कहाँ पर? गिरिडीह में है। कोनार सिंचाई परियोजना के हजारीबाग परियोजना से, देखिए, कोनार सिंचाई परियोजना से हजारीबाग के विष्णु प्रखंड के 20 गांव, गिरिडीह के डुमरी और बागोदर प्रखंड के 62 गांव और बोकारो के नवाडीह प्रखंड के 3 गांवों के किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के ओरमाझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है? तो कौन सा है? यह है गेटल सूद बांध है। गेटल सूद बांध झारखंड के रांची जिले के ओरमाझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है। यहाँ एक कृत्रिम जलाशय है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया और वर्ष 1971 में खोला गया है, ठीक है। उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य या राज्यों में संबंधित है? तो ये जो है झारखंड और बिहार से संबंधित है। उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना झारखंड और बिहार राज्यों से संबंधित। यह परियोजना सोन नदी की सहायक उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। ये जो उत्तरी कोयल है ये रांची पठार से निकलती है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी कोयल रांची पठार से। और उत्तरी कोयल पर जो है मंडल डैम बनाया गया है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख नदी परियोजना है? तो जो आपकी दामोदर घाटी परियोजना है, यहाँ की प्रमुख नदी जल परियोजना है, ठीक है। इसका निर्माण 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित टेंसी नदी परियोजना के आधार पर किया गया है। यह भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत 8 बांधों का निर्माण किया गया है। 8 बांध कौन से? बराकर पे आपके 3 बांध, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी है। दामोदर पर
4 हैं पंचेत, तिलैया, कोनार, मैथान है, और बोकारो पे जो है आपका बोकारो और कोनार है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन में सिंचाई कार्य है। इसी आगे बढ़ते हैं, अगला है नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है? तो इसके लिए जो है JREDA की स्थापना की गई है 2001 में। ठीक है, अगला है झारखंड राज्य में चांडित जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो चांडित जल विद्युत योजना जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर, किस पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। ये अंतर्राज्यीय परियोजना है, अंतर्राज्यीय परियोजना है, ध्यान रखिएगा, मतलब 2 राज्यों की। अगला है झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो आपका लोध जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? लोध जलप्रपात है। इसे बूढ़ा घाघ या बुरहा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र लातेहार जिले में झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी? 143 मीटर है। एवं हुंडरू जलप्रपात झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है और स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला है झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं। इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं? तो कहाँ पे है? रांची। रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। अगला है तोप चांची झील झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका धनबाद जिले में है। तोप चांची झील झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है, तोप चांची झील मूल रूप से एक धारा है जो जिला, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। झारखंड और संबंधित उपजनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हुंडरू जलप्रपात रांची में है, हिरनी जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में है, निचला घाघरी जलप्रपात लातेहार में, परंतु राजरप्पा जलप्रपात पलामू में नहीं है बल्कि रामगढ़ में है। ठीक है, तो डी वाला सही नहीं है। अगला है झारखंड में दशम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? तो यह इसकी उत्पत्ति जो है कांची नदी से। कहाँ से? कांची। स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी कांची से होती है। यह जलप्रपात करीब 144 फीट की ऊंचाई से गिरता है और गिरने के बाद 10 धाराओं में बढ़ जाता है, इसलिए इसका नाम दशम जलप्रपात पड़ा है। देखिए, ध्यान रखिएगा, रांची जिले को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है, झरनों का शहर। स्थान के आधार पर निम्न से बेमेल की पहचान करिए। दशम जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात और पचघाघ जलप्रपात। तो इसमें दशम जलप्रपात जो है ये सदनी जलप्रपात ये अलग है। क्यों? छोड़ दीजिए इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। दशम जलप्रपात ये रांची जमशेदपुर मार्ग पर रांची स्थित है। जोन्हा जलप्रपात जोन्हा गांव के निकट होने के कारण इसका नाम जोन्हा प्रपात पड़ा है। और पंचघाघ जलप्रपात, यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरने के बाद 5 धाराओं में बढ़ जाती है, इसलिए इसे पंचघाघ कहते हैं। सदनी जलप्रपात यह झारखंड के गुमला जिले के राजडेरा गांव में स्थित है। यह रांची के पश्चिमी क्षेत्र अर्थात गुमला जिले में शंख नदी पर स्थित है। शंख नदी पर। देखिए, जो अन्य है दशम, जोन्हा और पंचघाघ ये आपके रांची में, परंतु सदनी जो है ये आपका गुमला जिले में, तो इसलिए सदनी वाला जो है ये बेमेल है। आगे बढ़ते हैं। लातेहार जिले में किस स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो आपका नेतरहाट को जो है छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है। और यह जो है ग्रीष्म काल में अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। मैथन बांध निम्न से कहाँ स्थित है? तो ये आपका धनबाद में। मैथन बांध धनबाद जिले में स्थित है। मैथन में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन परियोजना के तहत बराकर नदी पर मैथन बांध का निर्माण किया गया। तो मैथन बांध किस नदी पर है? बराकर पर है, यह ध्यान रखिएगा। अगला है झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता कितनी है? तो ये है आपकी 3960 मेगावाट है। केंद्रीय सरकार ने झारखंड में अपने किस 45 वर्ष पुरानी सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है? तो किसको? उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना को पुनर्जीवित करने का उन्होंने निर्णय लिया है। अगला है हुंडूरू रांची से कितनी दूर सड़क रास्ते पर है? तो ये आपका 45 किलोमीटर दूर है। और हुंडूरू ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित राज्य का एक जलप्रपात है। अगला है चंदिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो जो चंदिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है और सिंहभूम जिले में स्थित है। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक ब्रिज की नींव, जो झारखंड में किसको में कटिहार से जोड़ेगी? तो देखिए, प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक ब्रिज की नींव रखी है जो झारखंड में साहिबगंज को बिहार के कटिहार से जोड़ेगी। अय्यार बांध किस नदी पर? तो अय्यार बांध जो है दामोदर नदी पर बनाया गया है।
अगला है झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? हुडको झील आपका कहाँ पे है? जमशेदपुर में। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। झारखंड के जमशेदपुर में हुडको झील स्थित है, जिसे टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित किया गया है। कंपनी द्वारा इस क्षेत्र को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः किस जिले में स्थित है? किस जिले को प्रभावित करती है? तो कोनार सिंचाई परियोजना जो है मुख्यतः किसको? हजारीबाग को। एक सेकंड। हजारीबाग जिले को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोनारू सिंचाई परियोजना मुख्यतः उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के 3 जिले हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह को प्रभावित करती है। इसका उद्घाटन जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झील जमशेदपुर में है? जमशेदपुर में। तो देखिए आपका हुडको झील जो है, हुडको झील ये जमशेदपुर में है। तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर है? तो ये आपका बराकर नदी पर है। राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण झरना कौन सा शामिल है? तो यहाँ पर जो है मोतीझारा, राजमहल पहाड़ियों में मोतीझारा झरना स्थित है। यह साहिबगंज जिले में स्थित है। झारखंड के किस जिले में तोप चाची झील स्थित है? तोप चाची झील जो है आपका धनबाद में। कहाँ पर है? धनबाद में स्थित है। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध उसरी वाटरफॉल्स या फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गिरिडीह जिले में। कहाँ पर है? गिरिडीह जिले में स्थित है। उसरी नदी जो है झारखंड की प्रमुख नदी बराकर नदी की सहायक नदी है और इसका जलप्रपात जो है खडोरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला है स्वर्णरेखा नदी हुंडूरू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी हुंडूरू फॉल से 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। हुंडूरू जलप्रपात भारत के झारखंड में रांची जिले में स्थित एक झरना है। अगला है सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये जो सूरज कुंड का गर्म पानी है ये झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। यह झारखंड का सबसे गर्म पानी कुंड है। आगे बढ़ते हैं। अन्य जो है तातापानी लातेहार में, अन्य के द्वारा जैसे तातापानी है वो लातेहार में है। जहरी पानी दुमका में है। मयूराक्षी नदी पर बने मसान जोर बांध का अन्य नाम क्या है? तो इसका जो अन्य नाम है वो है कनाडाबाद। क्या है? कनाडाबाद। ठीक है, मयूराक्षी नदी पर बने मसान जोर बांध को कनाडा बांध के के नाम से भी जाना जाता है। यह कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। यह बांध जो है ये मसान जोर जो बांध है ये झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल कितनी है? 8 बांध है इसमें। कुल कितने हैं? 8 बांध है। यह परियोजना जो है झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है और इसका प्रबंधन दामोदर नदी घाटी द्वारा किया जाता है, निगम द्वारा, दामोदर नदी घाटी निगम द्वारा। अगला है विकल्पों में दिए गए निम्न संयोजनों में से कौन सा गलत है? देखिए फेरू आघाग जो जलप्रपात है ये आपका उत्तरी कोयल नदी पर नहीं बल्कि चाता नदी पर है। किस पे है? चाता नदी पर। पहला वाला गलत हो गया। हुंडूरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है। सदनी शंख नदी पर है। घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो घाघरी जलप्रपात जो है वो नेतरहाट में स्थित है। नेतरहाट में स्थित है। यह जो झरना है ये औरंगा नदी की सहायक नदी घाघरी नदी पर स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है? कौन सा संयोजन जो है वो आपका गलत है? तो देखिए कुंडा जलप्रपात लातेहार पर नहीं है, लातेहार में नहीं है। देखिए कुंडा कहाँ है? कुंडा जलप्रपात जो है पलामू जिले में है, ना कि लातेहार में। तो ध्यान रखिएगा कुंडा जलप्रपात आपका लातेहार में नहीं पलामू जिले में है। हलपत जलप्रपात गुमला में है। तमसिन जलप्रपात चतरा जिले में है। मुनिडीह जलप्रपात धनबाद जिले में है। आगे देखते हैं। अगला है दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसे जो है आपका 1948 में 7 जुलाई 1948 को स्थापित किया गया था। यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची को जो है झारखंड का शिमला कहा जाता है। ठीक है, रांची अपनी समशीतोष्ण जलवायु एवं प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ियाँ, जलप्रपातों, झीलों, जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त नेतरहाट ये समुद्र तल से 3700 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित छोटा नागपुर की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। जो नेतरहाट है इसे क्या कहते हैं? इसे छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। ठीक है, वही हजारीबाग को क्या है? हजार बागों का शहर कहते हैं। अगला है पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो पालकोट की गुफाएं जो है ये आपके गुमला में। कहाँ पर है? गुमला में है। तो पालकोट की
घोड़ लता गुफा गुमला में स्थित है, यहाँ आदिवासियों की आबादी अधिक है। गोबरशिली पालकोट में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, यह राजा बाली और सुग्रीव की राजधानी थी। इसके अलावा पालकोट अभ्यारण्य रांची से 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, यह गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के अंतर्गत चैनपुर वन प्रमंडल में अवस्थित है। अगला है स्थलाकृति पट्स, PATS पट्स क्या कहलाती है? तो ये जो है सपाट चोटी के पठार कहलाती है। देखिए सपाट चोटी के पठार की स्थलाकृति जो है ये पट्स कहलाती है। छोटा नागपुर के पठारी भाग के उच्च भाग को पाट कहते हैं, पाट प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि इस भाग की उच्च भूमि शिखर रहित पठारी प्रदेश की भूमि है, जिसे स्थानीय भाषा में पाटा कहा जाता है। अगला है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इन चारों में से जो पारसनाथ है ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर या फुट में कहें तो 4480 फुट है। यह गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी छोर की ओर स्थित है। इसका नामकरण जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। पट्टी क्या है? तो पट्टी जो है आपका पहाड़ी मैदान है। क्या है? पहाड़ी मैदान। पट्टी पहाड़ी मैदान को कहते हैं। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहते हैं? तो नेतरहाट को कहते हैं। नेतरहाट को कहते हैं। नेतरहाट झारखंड के लातेहार जिले में स्थित पहाड़ी पर्यटन स्थल है और झारखंड का सबसे बड़ा झरना बूढ़ा घाघ झरना नेतरहाट के पास स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रांची पठार प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो, मतलब दो प्लेट है, रांची पठार और छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? रांची पठार जो है छोटा नागपुर के किस हिस्से में स्थित है? तो यह जो है आपका दक्षिण हिस्से में स्थित है। ध्यान रखिएगा, रांची पठार जो है छोटा नागपुर के दक्षिण हिस्से में स्थित है। रांची पठार छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस भाग में पठार की सतह की ऊंचाई लगभग 700 मीटर है। रांची पठार के किनारे पर कई जलप्रपात हैं, जहां पठार की सतह के ऊपर से आने वाली नदियां क्या बनाती हैं? जलप्रपात बनाती हैं। अगला, झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है? तो पारसनाथ हिल्स को जो है सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के गिरिडीह में जिसमें स्थित पहाड़ियों की श्रृंखला है। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम पर पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ रखा गया और 20 जैन तीर्थंकरों को इस पहाड़ी पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगला है आपका कि इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार का स्थित है? इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार में स्थित है? कहाँ नहीं में स्थित है? तो रांची जो है रांची औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार में स्थित है। झारखंड में 4 प्रकार के पठार हैं। कौन कौन से? पाट का पठार, रांची का पठार, निचला, छोटा नागपुर पठार। देखिए राजमहल उच्च भूमि और अपरहित मैदानी भूभाग छोटा नागपुर का निचला पठार धरातलीय है जो संप्राप्य है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? तो ये आपका देवघर में है। कहाँ पर है? देवघर में स्थित। त्रिकुट पर्वत दुमका रोड पर देवघर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 3 शिखरों का पर्वत होने के कारण इस पहाड़ को त्रिकुट पहाड़ के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पहाड़ के 3 चोटी ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुकुट के प्रतीक हैं। आगे चलते हैं। अगला है झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है। झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग क्या है? तो छोटा नागपुर पठार है। झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। इसे खनिजों का गोदाम भी कहा जाता है। झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जो है मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। टैगोर हिल झारखंड के रांची जिले में स्थित है। 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा टैगोर हिल एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। रांची में टैगोर हिल को शहर के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची में टैगोर हिल के आधार पर स्थित है। लालकी घाटी के नाम से विख्यात छुट्टू पालू घाटी, लालकी घाटी के नाम से विख्यात छुट्टू पालू घाटी इस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो ये आपका जो है रामगढ़ जिले में स्थित है। रामगढ़ जिला यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है। ठीक है। छोटा नागपुर पठार किन चट्टानों से बना है? तो यह जो है प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों से बना हुआ है। झारखंड के कौन से जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? तो झारखंड के रांची जिले में जो है आपका टैगोर पहाड़ी अवस्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है पारसनाथ शिखर, हमने पहले भी बात की है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? तो यह जो है आपका गिरिडीह पठार का हिस्सा है। इस पहाड़ी का जो नाम है वो 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है।
गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक लिया है? तो गोड्डा जिले के बरीजोर और सुंदर पहाड़ी को जो है राजमहल पहाड़ियों ने ढक लिया है। झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? तो यहाँ पर जो है प्रसिद्ध पार्श्वनाथ पहाड़ी स्थित है। यह पवित्र जैन तीर्थ स्थल भी है। अगला है पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड के निम्नलिखित जिले में स्थित है। कहाँ पे? गिरिडीह में स्थित है। ठीक है। उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है? उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है? तो यह है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है। छोटा नागपुर का पठार पूर्वी भारत में एक पठार है जो झारखंड राज्य के साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार के निकटवर्ती क्षेत्रों तक फैला हुआ है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यह पार्श्वनाथ पहाड़ी है। ठीक है। यह गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। अगला है बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर औसत ऊंचाई 210 मीटर है। कितनी है? 210 मीटर है। बोकारो जिला झारखंड राज्य का एक प्रमुख इस्पात उद्योग केंद्र है। पश्चिमी या उच्चतर रांची की पठार को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्थानीय स्तर पर पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पश्चिमी या उच्चतर रांची की पठार को। अगला है इसको गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसको गुफाएं जो है हजारीबाग में स्थित है। इस गुफा का इतिहास जो है 5000 साल पुराना है। इसमें बने रॉक पेंटिंग हमारी परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है। अगला है बरहैत घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो बरहैत घाटी कहाँ पर है? साहिबगंज जिले में स्थित है। राज्य में कुल आबादी के मामलों में साहिबगंज जिले का 13वां स्थान है। इस जिले का लिंगानुपात 952 है, 952। पारसनाथ पहाड़ किस जिले में है? तो ये गिरिडीह जिले में स्थित है और यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो यह है आपका नेतरहाट है। सबसे ऊंची जगह नेतरहाट है। इसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। अब झारखंड की प्रमुख मिट्टियों के बारे में बात करें तो छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी जो है ये आपकी दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। दामोदर घाटी योजना दामोदर नदी पर है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां मुख्यतः 8 वर्गों में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, पीटमय और जैव मिट्टी तथा वनीय मिट्टी। निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए आपका हजारीबाग में, जो हजारीबाग है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काले या भूरे रंग की मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह बेसाल्ट के अक्षय से बनती है। यह मिट्टी धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त है। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर उत्तर आपका डी होगा। काली मिट्टी कहाँ है? काले एवं भूरे रंग की मिट्टी राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों, तो राजमहल होगा, डी ऑप्शन होगा यहाँ पर। ठीक है। हजारीबाग नहीं। आगे बढ़ते हैं। माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? तो माइका युक्त जो मिट्टी है ये झारखंड में कोडरमा और झुमरी तलैया। तो ये माइका युक्त मिट्टी झारखंड के कोडरमा, झुमरी तलैया, मांडू, बड़का गांव आदि स्थानों पर पाई जाती है। यह रेतीली मिट्टी अभ्रक के अंशों से प्रभावित होने के कारण चमकदार होती है। कहीं कहीं इस मिट्टी में कोदो, कुर्थी आदि फसलें उगाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? तो दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता के खराब होने के कई कारण, जिसमें व्यापक कटाव के कारण, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, कम पानी रोके रखने की क्षमता के कारण, ये सभी इसके कारण हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्न से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पर जो है लाल मिट्टी इसके अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है। ये शुष्क और आर्द्र जलवायु के कारण लौह ऑक्साइड से भरपूर चट्टानों के टूटने और पीसने से बनती है। अगला है हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग में आमतौर पर जो है रेतीली मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी हजारीबाग तथा धनबाद में रेवदार रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाली युक्त घूसर तथा पीला होता है। यह मिट्टी मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अगला है झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती? झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो आपका राजमहल की पहाड़ियों में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। यहाँ पर काली और भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। देखिए झारखंड राज्य में लेटेराइट मिट्टी रांची के पश्चिमी हिस्से में, पलामू में व संथाल के कुछ भागों में पाई जाती है, जबकि राजमहल क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती। इसकी जगह काली मृदा पाई जाती है। कोडरमा, झुमरी तलैया और तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर माइका युक्त मिट्टी, कोडरमा, झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास जो है माइका युक्त मिट्टी
पाई जाती है। कौन सी? माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करते हैं झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन सी मिट्टी का क्रम सॉइल ऑर्डर राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका अल्फीशोल क्रम की जो मिट्टी होती है यहाँ पर पाई जाती है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से अल्फीशोल मिट्टी का क्रम राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है। अल्फीशोल्स मध्यम रूप से मिश्रित मिट्टी हैं जिनमें अपेक्षाकृत उच्च देशीय उर्वरता होती है। अगला है बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? इसे मुल्तानी मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला है निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिश है? तो जो बलुआ दोमट मिट्टी है इसे स्थानीय तौर पे क्या कहते हैं? इसे गोरिश मिट्टी कहते हैं। अब यहाँ के प्रमुख खानों खनिजों के बारे में बात करें। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो यह है 40%। कितनी है? 40% है। ठीक है, देखिए देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी 40% था, जबकि वर्ष 2021-22 के आंकड़ों पर 16 से 72% है। देखिए उत्पादन एवं सुरक्षित भंडार के दृष्टिकोण से झारखंड के कोयला क्षेत्रों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? इसमें दामोदर घाटी क्षेत्र है, हजारीबाग क्षेत्र है, अजय बेसिन क्षेत्र है, राजमहल क्षेत्र है, उत्तरी कोयल क्षेत्र है। देखिए झारखंड के प्रमुख खनिजों और उत्पादक जिलों को सुमेलित करना है तो टंगस्टन कहाँ पर? टंगस्टन आपका हजारीबाग में, तो 4 से। क्रोमियम जो है सिंहभूमि में 1 से। अभ्रक जो है आपका अभ्रक संथाल परगना, सोडियम लवण जो है कोडरमा से। ठीक है, तो ये आपका 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। ए ऑप्शन फिर से देख लीजिए, टंगस्टन हजारीबाग, क्रोमियम सिंहभूम, अभ्रक संथाल परगना, सोडियम लवण कोडरमा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका निम्नलिखित में से कौन से खनिज झारखंड में मिलते हैं? तो यहाँ पर लौह अयस्क मिलता है, अभ्रक मिलता है, कोयला मिलता है, परंतु पेट्रोलियम यहाँ पर नहीं मिलता है। तो 1, 2, 3 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए झारखंड में मुख्यतः लौह अयस्क, अभ्रक, कोयला, तांबा, टिन, मैग्नीशियम, थोरियम, लिथियम, टंगस्टन, चांदी आदि खनिज तो मिलते हैं, किंतु बहुमूल्य रत्न भूमि नाम से मशहूर झारखंड में अभी कहीं से पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिला है। अगला है बॉक्साइट से संबंधित है। बॉक्साइट पलामू जो है वो बॉक्साइट से संबंधित है। झारखंड के रांची और पलामू जिले के पाट क्षेत्र में बॉक्साइट के भंडार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो जो कोडरमा है, कोडरमा को जो है भारत की अभ्रक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, यह आधात्मिक जो खनिज है अभ्रक ये झारखंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? वो आंध्र प्रदेश का, झारखंड का नहीं है। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो ये आपका पलामू में पाया जाता है। ठीक है, यह खनिज आर्कियन युग की नीच चट्टानों से प्राप्त होता है। रासायनिक रूप से यह कार्बन है और इसमें सिलिका एवं सिलिकेट की अशुद्धियां भी पाई जाती हैं। अनुमान है कि झारखंड में 30.5 लाख टन ग्रेफाइट का भंडार है। देखिए जो देश के कुल भंडार का 57.47% है। यह मुख्यतः काले शीशे या प्लवकों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है? तो यहाँ देखिए कोयला, बॉक्साइट, लौह अयस्क होते हैं परंतु पेट्रोलियम नहीं होता है। ठीक है, अगला है सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार भारत में लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो देखिए 2015 की स्थिति के अनुसार लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड का दूसरा स्थान रहा है, जबकि जो लेटेस्ट आंकड़े हैं 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड जो है चौथे स्थान पर है। झारखंड अब क्या है? चौथे स्थान पर है। उड़ीसा पहले स्थान पर, छत्तीसगढ़ दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे। ध्यान रखिएगा यदि अब पूछा जाएगा लौह अयस्क उत्पादन में तो झारखंड चौथे पे है। पहले पे कौन सा है? पहले पे आपका उड़ीसा है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे झारखंड है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जोजो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोजो हातू ये आपका क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, क्रोमाइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जोजो हातू क्षेत्र की क्रोमाइट बहुलता वाली अल्ट्रा मैफिक चट्टानें आर्कियन ग्रीनस्टोन समूह की चट्टानों का हिस्सा है जो कि पूर्वी भारत में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है कहाँ पे? तो ये आपके जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरमाडी इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके 7 यूरेनियम खदानें जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी, भाटिन, बगजाता, बादू, हुरांग तथा महू लदी है। आगे बढ़ते हैं। पिपरवार अशोक सराधु एवं मगध
कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड में स्थित हैं। तो कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो है आपका टडवा टडवा विकासखंड टडवा में स्थित हैं। देखिए, पिपरवार, अशोक सरादू एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड टंडवा में स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहां पर है? तो ये है आपका उत्तरी कर्णपुरा में। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ शीर्ष उत्पादक है तथा कोयले के कुल संचित भंडार तथा प्रमाणित भंडार के दृष्टि से झारखंड पहले स्थान पर है। ठीक है, कोयला उत्पादन में नंबर 1 पे तो आपका उत्पादन में छत्तीसगढ़ है, परंतु ये भंडारण के दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड नंबर 1 पर है। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो तुरामडीह में जो है यूरेनियम का, किसका? यूरेनियम का खनन होता है। जादूगोड़ा हो गया आपका, तुरामडीह हो गया, यहाँ से यूरेनियम खनन होता है। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पर? तो जो बेंटोनाइट निक्षेप है ये झारखंड में साहिबगंज में पाया जाता है। साहिबगंज जिले में पाया जाता है। यह झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। लोहरदगा में बॉक्साइट जो है पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम में क्वार्जाइट एवं सिलिका खनिज पाए जाते हैं। देखिए, लोहरदगा में बॉक्साइट और पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम में क्वार्जाइट तथा सिलिका खनिज पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि प्रचुर मात्रा में यहाँ पर जलप्रपात है। देखिए, झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिरैया प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो ये लौह अयस्क खनन के लिए। ठीक है, चिरैया पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान संग्रहित है। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान जो है वो संग्रहित है। यहाँ लगभग 2 अरब टन लौह अयस्क के भंडार है। अगला है, राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारित है किस पर? तो यह खनिजों पर आधारित है। किस पर? खनिजों पर आधारित है। यहाँ पर भारतवर्ष का लगभग 40% खनिज भंडार पाया जाता है। ठीक है, और राज्य की आय का मुख्य स्रोत भी है ये। झारखंड की खान और भूविज्ञान सरकार के 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जो राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा? तो ये 200 मिलियन टन होगा। 200 मिलियन टन होगा। देखिए, झारखंड क्षेत्र में पूरे भारत का 95% पाइराइट, 58% अभ्रक, 33% कोयला, 33% तांबा। ठीक है, 95% पाइराइट है, 58% अभ्रक है, 33% कोयला है, 33% तांबा है, 33% ग्रेफाइट है, 32% बॉक्साइट है, 30% काइनाइट है तथा 19% जो है लौह अयस्क है। इंडस्ट्रीज खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? तो ये एकमात्र निर्माता प्राइम कोकिंग कोल का है। प्राइम कोकिंग कोल का रांची में स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL द्वारा सर्वाधिक उत्पादन इसका किया जाता है। झारखंड से देश में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत आता है? झारखंड से देखिए, वर्तमान में देश में उत्पादित होने वाले कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% जो है झारखंड से आता है। 20 से 25%। तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन को मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर, कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को लगभग कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो इसे 8 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अब ये 8 प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर ये दिए गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? तो आपका चिरिया में हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। ठीक है, देखिए, झारखंड में लौह अयस्क की खानें सिंहभूम के दक्षिण में स्थित हैं और झारखंड में लौह अयस्क में हेमेटाइट वर्ग की प्रधानता है और लोहे के उत्पादन में जो है झारखंड का चौथा स्थान है। ठीक है, उड़ीसा नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे पे है, कर्नाटक तीसरे पे, झारखंड चौथे पे है। भारत के कुल संसाधनों में से लगभग कितना हिस्सा झारखंड में? 40% हिस्सा जो है वो आपका झारखंड में है। उद्योग खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है? 40% है।
झारखंड में भारत के लौह अयस्क का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है हिस्सा जो है वो कितना है? 25.7% हिस्सा यहाँ पर पाया जाता है। वर्तमान में यदि देखें प्रश्नकाल में तो 25.7 था, परंतु वर्तमान समय में लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का जो हिस्सा है वो 10.48 है, 10.48% है, मतलब चौथे स्थान पर है। झारखंड का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य किसका उत्पादन करने वाला? तो देखिए यहाँ पर व्याकरण पढ़ लें थोड़ा सा। पाइराइट का उत्पादन बिहार में होता है, ना कि झारखंड में होता है, तो यहाँ पर पाइराइट नहीं होगा। बिहार के विभाजन होने से पहले बिहार राज्य खनिजों के शीर्ष उत्पादकों में से एक था। हालांकि बिहार के विभाजन के बाद राज्य में बहुत कम मात्रा में समृद्ध खनिज भंडार पाए जाते बचे हैं। पाइराइट का केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन बिहार में होता है। कुल उत्पादन का 94%। राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिले में या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आर्कियन चट्टानों की बहुलता है। ये चट्टानें मुख्य रूप से सोने और बॉक्साइट जैसे धातु खनिजों से बनी हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सारे विकल्प हैं वो गलत हैं। जब बिहार से अलग नहीं होता तब ये आपका पाइराइट उत्तर होता। आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा खनिज केवल झारखंड में उत्पादित नहीं किया जाता है? तो देखिए कौन सा है आपका? पाइराइट। ठीक है, पाइराइट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम डोलोमाइट कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक औषधि चट्टान है? तो कौन सा? डोलोमाइट। यहाँ पे डोलोमाइट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, धात्विक अधात्विक खनिजों के भंडारण में झारखंड को भारत का प्राकृतिक कोष कहा जा सकता है। ठीक है। उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? तो चाइना क्ले जो है आपका कहाँ पाया जाता है? पश्चिम सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिला में पाया जाता है। ठीक है। माइका खान पाया जाता है कहाँ पर? तो ये कोडरमा में। कहाँ पर? कोडरमा और गिरिडीह जिले में माइका खान पाया जाता है। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगारू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगारू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? तो ये है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। बगरू झारखंड के लोहरदगा जिले के लोहरदगा सदर अनुमंडल के किस्को सिडी ब्लॉक का एक गांव है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार है? तो कहाँ पर है आपका? पलामू में। कहाँ पर है? पलामू में है। ठीक है। यह खनिज आर्कियन युग की नीच चट्टानों से प्राप्त होता है। अगला है झारखंड मिनरल पॉलिसी के तहत खनन और खनिज क्षेत्र की गलत धारणा कौन सी है? तो देखिए, प्रक्रियाओं को सरल बनाएं और खनन पट्टों को त्वरित मंजूरी दीजिए, सही है। खनन गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें, ये धारणा सही नहीं है। ठीक है। क्यों? यहाँ पे क्या है? खनन गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ना कि सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को। तो यहाँ पर बी वाला सही नहीं। खनन गतिविधियों को आसान बनाने के लिए कुछ राहत प्रदान करें, विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करें। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो झारखंड के आपके लातेहार, गुमला, लोहरदगा, यहाँ सभी जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। देखिए, एल्युमिनियम से प्राप्त यह खनिज झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, बॉक्साइट के उत्पादन में झारखंड का तीसरा और भंडारण में चौथा स्थान है। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम के उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो देखिए, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय यह प्रथम स्थान था। ठीक है। परंतु अब प्रथम नहीं है यूरेनियम के उत्पादन में। देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भाटिन, नरवा पहाड़, तुरामडी, जादूगोंडा जैसे भंडार झारखंड की प्रसिद्ध यूरेनियम खदानें हैं। सिंहभूम थ्रस्ट पेटी में जादूगोड़ा 1951 में देश में खोजा जाने वाला पहला यूरेनियम भंडार है और 1967 में इस जमा में खोजपूर्ण खनन गतिविधियां शुरू हुई इस क्षेत्र में, मतलब कह सकते जादूगोड़ा में। ठीक है। वर्तमान में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित तुमला पल्ले गांव को दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में जादूगोड़ा खदानें निम्न से किससे संबंधित है? तो ये यूरेनियम से। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लोहरदगा में पाया जाता है। लोहरदगा में पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए आपका
बॉक्साइट के भंडारण की दृष्टि से भारत में जो है वो चौथे स्थान पर है, उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। झारखंड जो है आपका क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है आपके कहाँ पर, पश्चिमी सिंहभूम में। क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। क्रोमाइट जो है, क्रोमाइट मैंगनीज की भांति होता है, तो यह झारखंड के सिंहभूम में चाईबासा, जोजाहातू और सरायकेला में पाए जाते हैं। अगला है, झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? लाख टन में यदि देखें तो ये कितना है? ये है 80,356 लाख टन। ध्यान रखिएगा, झारखंड में भंडारण की दृष्टि से कोयला जो है वो आपका दूसरे स्थान पर है और उत्पादन में चौथे पे है। कोयला भंडारण में झारखंड जो है वो दूसरे स्थान पर है, परंतु उत्पादन में चौथे स्थान पर है। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य जो है वो गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो यह है झारखंड। ठीक है, गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक। इसका उपयोग व्यापक रूप से बिजली उत्पादन के लिए थर्मल प्लांट के रूप में किया जाता है। गैर कोकिंग कोयले में राख की मात्रा अधिक होती है। अगला है, लौह अयस्क भंडार में झारखंड का स्थान कौन सा है? भंडारण में जो है दूसरा स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान झारखंड के पास लगभग कितने 634.41 मिलियन टन किसका भंडार था? चूना पत्थर का भंडार था, चूना पत्थर का। देखिए, ये जो चूना पत्थर ये झारखंड के हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, रांची, गिरिडीह और बोकारो जिलों में पाया जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो आपका घाटशिला है, घाटशिला, ये तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा झारखंड में तांबा सिंहभूमि में, हजारीबाग, पलामू और संथाल परगना में भी पाया जाता है। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? तो कहाँ पर है? आपका चिरिया में है, चिरिया में। ठीक है, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि में इसे दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है। यहाँ की चिड़िया खान लौह अयस्क के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा खदान को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जाता है। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड जो है वे कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दामोदर घाटी में झरिया, उत्तरी एवं दक्षिणी कर्णपुरा, पूर्वी एवं पश्चिमी बोकारो तथा रामगढ़ कोयला खनन क्षेत्र हैं। ठीक है, झारखंड में इनमें से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? तो देखिए, यहाँ पर कोल का होता है, थोरियम का होता है, यूरेनियम होता है, पर पेट्रोलियम का नहीं होता है। ठीक है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो कौन सा है? तो ये देखिए आपका हजारीबाग है। ठीक है, अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक जो है आपका हजारीबाग है। हजारीबाग बेल्ट अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो ये जो है आपका प्राइम कोकिंग कोल का। ठीक है, देखिए, कोयले के उत्पादन में यदि आप देखेंगे तो झारखंड चौथे स्थान पर है, उड़ीसा पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है और आपका झारखंड चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो पहले पे उड़ीसा है, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे झारखंड। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में, पूर्वी सिंहभूम जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। अगला है, देखिए, इसके अलावा आपका तांबा जो है हजारीबाग, पलामू और संथाल परगना में भी पाया जाता है। कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आपका कोडरमा जो है इसको माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है। माइका अभ्रक का रूपांतरित रूप है। इसके उत्पादन में झारखंड का दूसरा स्थान है और पहले पे आंध्र प्रदेश है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न से किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा जो है ये आपका कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूमि में, पूर्वी सिंहभूम जिले में है और यह राज्य की पहली यूरेनियम खदान है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। और जादूगोड़ा देश की पहली खदान है। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो आपका पलामू में। ठीक है, ग्रेफाइट आर्कियन युग की नीच चट्टानों से प्राप्त होता है और ये यहाँ के पलामू जिले में पाया जाता है। अगला, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना हिस्सा है? इसके पास 40% हिस्सा है, 40% हिस्सा है। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। किसका पारगमन करता है? तो ये पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, इन सभी का करता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न जिलों में पाए जाते हैं। अभ्रक की खाने अधिकतर जो है आपकी गिरिडीह और कोडरमा, गिरिडीह और कोडरमा अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, कोडरमा को जो है, कोडरमा को अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में स्थान कौन सा है? तो बॉक्साइट के आरक्षित भंडारण की दृष्टि से 7वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 7वां है। ये प्रश्नकाल के समय है, परंतु वर्तमान में यदि बात करेंगे, वर्तमान समय आपको याद रखना है, तो बॉक्साइट भंडारण में 6% के साथ झारखंड जो है वो चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पर है। ठीक है, पहले पे उड़ीसा है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है। और इसके उत्पादन में देखिए, बॉक्साइट के भंडारण में चौथे स्थान पे और बॉक्साइट के उत्पादन में जो है झारखंड दूसरे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, सिंहभूम कॉपर बेल्ट। सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो है आपका प्रोटोरोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान से बनी होती है। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ स्थित है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइन जो है ये धनबाद में स्थित, कहाँ पे है? धनबाद में स्थित है। ठीक है, इसे लॉर्ड इरविन के द्वारा खोला गया था 1926 में। अगला है, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो देखिए, आपका झिलीमिली जो है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में, ना कि झारखंड में। झिरिया, औरंगा, हुतार ये आपके झारखंड में है। किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को दी जाती है? किस खान से? तो आपका नोआ मुंडी से, नोआ मुंडी खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को दी जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में, पश्चिमी सिंहभूम जिले में। इसके अतिरिक्त चूना पत्थर जो है रांची, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब में होगा, यहाँ पे उत्तर जो है बी नहीं डी होगा। पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, इन सभी में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल में खानों का संचालन करता है। तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पर करता है? तो आपका जादूगोड़ा, तुर्मादी, बगजता, ये सभी यूरेनियम के खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इन सभी का करता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न से किस राज्य में क्रमशः झरिया, रानीगंज, तालचेर और कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित हैं? तो ये देखिए आपका कहाँ पर है, झरिया आपका कहाँ पे है? झरिया झारखंड में है, झरिया झारखंड में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, तालचेर उड़ीसा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तालचेर उड़ीसा, कोरबा छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर से देख लीजिए, झरिया झारखंड में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, तालचेर उड़ीसा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में निम्न से किस स्थान में लौह अयस्क खदान स्थित है? तो आपका देखिए कहाँ पर है? सिंहभूमि में। लौह अयस्क खदान सिंहभूमि में अवस्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्रोमाइट और मैंगनीज। क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पश्चिमी सिंहभूम जिले में। क्रोमाइट और मैंगनीज अभ्रक झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाए जाते हैं। भारत का कौन सा राज्य गैर कुकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो ये है आपका झारखंड। ठीक है, इसका उपयोग व्यापक रूप से बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो जो बॉक्साइट है ये प्रचुर मात्रा में लोहरदगा में पाया जाता है। लोहरदगा में पाया जाता है। ठीक है, यह राज्य के लोहरदगा, लातेहार और गुमला जो जिले हैं, ये प्रमुख रूप से बॉक्साइट प्रचुर जिले हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया? तो ये जो है आपका 9 दिसंबर 1926 में लॉर्ड इरविन के समय में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला है, झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं? तो अभ्रक जो है आपका कहाँ पर पाए जाते हैं? गिरिडीह में। गिरिडीह जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। झारखंड में लाख टन की कुल लौह अयस्क रिजर्व कितना है? तो ये 4600 है। 4600 लाख टन लौह अयस्क रिजर्व है यहाँ पर। झारखंड में किस जिले में भारत में धातुकर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण हैं? तो कहाँ पर? गिरिडीह जिले में भारत में धातुकर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण हैं। झारखंड में यूरेनियम में पाया जाता है क्या? झारखंड में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूमि जिले में पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में। ध्यान रखिए, जादूगोड़ा कहाँ पर? पूर्वी सिंहभूमि में है। झारखंड की निम्नलिखित खदानों में से किस खदान में यूरेनियम पाया जाता है? तो आपका जादूगोड़ा। भारतीय कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो ये वर्तमान में
7 से कम है। ठीक है, जब पूछा गया था तो 25.7 था। झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिज का मूल्य क्या है? तो ये करीब 15,000 करोड़ है, 15,000 करोड़। एपेटाइट रॉक फॉरेस्ट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कितने में पाया जाता है? तो ये जो एपेटाइट रॉक फॉरेस्ट है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में, देखिए एपेटाइट रॉक फॉरेस्ट उपयुक्त जिलों में पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। एपेटाइट रॉक फॉरेस्ट खनिजों के समूह के रूप में पाया जाता है। एपेटाइट अन्य खनिजों के साथ कई अलग अलग रूपों में मौजूद हो सकता है। अगला है, वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? तो 160 लाख टन, जब प्रश्न के टाइम में 160 लाख टन था। अगला है, बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? तो बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति जो है ये क्योंझोर से प्राप्त करता है। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? लौह अयस्क भंडार का, तो यह है पश्चिमी सिंहभूमि जो है वो लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। खनिज के क्षेत्र में झारखंड का विशिष्ट स्थान है और खनिज संसाधनों की बहुलता के कारण ही झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाए जाते हैं? तो अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के आपके तीसरी और गवानी के किनारे पाए जाते हैं। तीसरी और गवानी नदी के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो ये कितना रहा है? 7.38%। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में यहाँ पर जो है अभ्रक पाया जाता है। गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। निकल। झारखंड के निम्नलिखित जिले में से किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपका ईस्ट सिंहभूम मतलब पूर्वी सिंहभूमि जिले में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे जादूगोड़ा भी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितने शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है? जिसमें ग्रेनाइट मिलता है तो 53% जो है हिस्सा है वो पहाड़ियों में शामिल है। ठीक है, जिसमें ग्रेनाइट मिलता है। भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड में पाया जाता है? तो 40% है। निम्नलिखित में से कौन सी खदान देश में हेमेटाइट या लौह अयस्क की, हेमेटाइट जो लौह अयस्क की सबसे बड़ी खदान है? तो ये है आपका चिरिया। कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम में। ध्यान रखिए, जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में है, चिरिया आपका जो है पश्चिमी सिंहभूम में। यह देश की सबसे बड़ी हेमेटाइट की खदान है। अगला है, क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो क्रोमाइट जो है आपका पलामू जिले में नहीं पाई जाती है, पलामू जिले में नहीं, जबकि हजारीबाग पश्चिमी सिंहभूम धनबाद में पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित कोयला खदान में से कौन सा सबसे पुराना माना जाता है जहाँ से कोयला निकाला गया था? तो ये है आपका रानीगंज। झारखंड की कोयला खदानों में सबसे पुरानी खदानों में रानीगंज है। यह प्रमुख खदान है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। अगला है, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में से कौन सी अभी चालू है? तो ये है आपकी सुरदा। कौन सी चालू है? सुरदा अभी भी चालू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो भारत संसाधन लिमिटेड जो सिंहभूम जिले के सुरदा कॉपर की खानों का संचालन करता है, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो किन चट्टानों को? तो ये जो आपके धारवाड़ चट्टान है इन्हें धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। भारत का कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधनों में नंबर 1 स्थान रखते हैं? कोयला संसाधनों में जो है आपका झारखंड वो नंबर 1 स्थान रखता है। पुरस्कार की श्रेणी में स्थायी खनिज विकास विभाग किसमें आता है? तो पुरस्कारों की श्रेणी में जो है यह राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के तहत आता है। अगला है, सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया? तो इसे जो है 1973 में किया गया। सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान वर्तमान में निम्नलिखित में किस कंपनी द्वारा संचालित होती है? तो ये जो है आपकी भारत संसाधन लिमिटेड के द्वारा संचालित होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने ज्योग्राफी वाला सेक्शन कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।